यह है समय न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आलमी समय। अपने खास प्रोग्राम खुली बहस के साथ हाजिर हूं मैं सैयद फैसल अली। कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी ने किसानों के हालात को लेकर वजीर आजम नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी पर जबरदस्त हमला बोला है। पंजाब के दौरे से वापस आकर पार्लियामेंट में राहुल ने कहा कि मुल्क के किसान परेशान हैं और पीएम गैर मुल्कों का दौरा कर रहे हैं। राहुल ने तंज करते हुए कहा कि पीएम को वक्त निकालकर कभी किसानों के बीच भी पहुंचना चाहिए। हालांकि मरकजी वजीर हरसिमरत कौर ने इसे राहुल का ड्रामा करार दिया है, लेकिन इस मामले पर ज्यादातर अपोजिशन राहुल के साथ खड़ी नजर आती है। कांग्रेस के सदर सोनिया गांधी के बाद किसानों की कमान संभालने वाले राहुल पंजाब के बाद महाराष्ट्र के दौरे पर पहुंचे और वहां वो हुकूमत मुखालिफ पार्टी के मुजाहरे में भी शामिल हुए और साथ ही कई जिलों के किसानों से मिलकर उनके हालात को समझने की कोशिश की। एनडीए के लीडरान भले ही राहुल के इस दौरे को पॉलिटिकल टूरिज्म बता रहे हों, लेकिन उन्हें यह भी जवाब देना होगा कि आखिर मुल्क के किसान खुदकुशी करने पर क्यों मजबूर हैं और हुकूमत इसे रोकने के लिए क्या कुछ कर रही है। तो दूसरी जानिब गुफ्तगू इस पर भी होगी कि क्या किसानों का इशू और लैंड एक्विजिशन बिल कांग्रेस को एक संजीवनी बूटी की तरह हाथ लगा है, जिसे वो पस्त हाल पार्टी में रूप फूकने में मदद लेने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी जिस जारहाना तेवर में नजर आ रहे हैं, तो उनकी नई स्ट्रैटेजी क्या पार्टी को खोई हुई साख दोबारा वापस दिलाने में मददगार साबित होगी? बेशुमार ऐसे सवालात हैं जिनके जवाब आज हम इस बहस पे ढूंढेंगे। आज की इस खुली बहस में शिरकत के लिए बीजेपी के लीडर विजय जौली साहब हमारे साथ हैं, कांग्रेस के तर्जुमान शहजाद पूनावाला साहब भी हमारे साथ हैं और सीनियर जर्नलिस्ट पंकज वोहरा साहब भी हमारे साथ हैं। तो आइए शुरू करते हैं खुली बहस। कांग्रेस के लिए किसानों का इशू संजीवनी लेकर आया है। पार्टी को अचानक सरकार को घेरने का ऐसा एक्शन प्लान हाथ लग गया है जिसे वो किसी सूरत में छोड़ना नहीं चाहती है। लोकसभा में किसानों के इशू पर बहस का मुतालबा करके कांग्रेस ने सरकार को निशाने पर लिया। ऐवान में बोलते हुए पार्टी के नायब सदर राहुल गांधी ने कहा कि मुल्क के किसान खुदकुशी कर रहे हैं और हरियाणा के वजीर उन्हें बुजदिल कह रहे हैं। मंडी में उनका गेहूं खरीदा नहीं जा रहा है। राहुल यही नहीं रुके, उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के गैर मुल्की दौरों पर भी नुक्ताचीनी की और कहा कि वजीर आजम जब मुल्क में हो तो पंजाब भी चले जाएं और किसानों का दर्द भी सुने। राहुल गांधी के हमलों में फूड प्रोसेसिंग की वजीर हरसिमरत कौर ने राहुल का ड्रामा करार दिया है। पंजाब की मंडियों में मैं किसानों से और मजदूरों से मिला था। उनके दुख को मैं यहां आपके सामने रखना चाहता हूं। प्लीज वो उधर मंडियों में रो रहे हैं, उनके दिल में दर्द है और आपके हरियाणा के कृषि मंत्री कहते हैं कि जो किसान आत्महत्या करता है वो कायर होता है। आपकी सरकार जब ओला पड़ा, आपकी सरकार ने किसान की मदद नहीं की। जब ओला पड़ा, आपकी सरकार ने मदद नहीं की। किसान ने सह लिया। बोनस मिलता था वो खत्म कर दिया, किसान ने सह लिया। खाद नहीं दिया, लाठी पड़ी, किसान ने सह लिया। और अब मंडी में जो उनका गेहूं है वो उठाया नहीं जा रहा है। हमारी सरकार है, आपकी सरकार है, मगर किसान और मजदूर की सरकार नहीं है। प्लीज अंडमान निकोबार बैठिए। आपके प्रधानमंत्री जी का हम सब के प्रधानमंत्री जी का हिंदुस्तान में टूर लगा है। कुछ दिन वो यहां आए हैं, पंजाब भी चले जाएं थोड़ी देर के लिए, किसानों से मिल लें, मंडी में बात कर लें, सीधा समझ में आ जाएगा हो क्या रहा है। आप बताइए, अब आप सबके मत चाहिए। आप उठाइए प्लीज। स्पीकर मैडम, क्या है ये? स्पीकर मैडम, माननीय सांसद जो मेरे राज्य में दौरा करके आई हूँ, सबसे पहले मैं इनसे पूछना चाहूंगी कि जब ओलाबाड़ी हो रही थी तो ये कहाँ पे थे? जब देश भर में किसान ओलाबाड़ी और बरसात से जूझ रहा था, तब ये कहाँ पे थे?
दूसरी तरफ बीजेपी के सीनियर लीडर और फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने लोकसभा में राहुल गांधी की चुटकी ली। बजट सेशन के दौरान राहुल की 56 दिनों की छुट्टी पर तंज करते हुए जेटली ने कहा कि पीएम मुल्क की मफाद में बैरूनी मुल्कों का दौरा करते हैं और सबको पता रहता है कि वो कहां रहते हैं। आइए देखिए। और आपकी चिंता यह है, मुझे समझ में नहीं आता कि आपको प्रधानमंत्री जी बैठे हैं यहां पर, उनकी आलोचना कल आलोचना की गई कि विदेश में रहते हैं। कम से कम कहां रहते हैं यह तो हमें पता रहता है। विदर्भ में किसानों से मिलने गए कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी ने मरकजी हुकूमत को एक बार फिर निशाने पर लिया। अमरावती जिले में पैदल मार्च पर निकले राहुल गांधी मरकजी हुकूमत पर जमकर बरसे। राहुल ने कहा कि मोदी सरकार ने किसानों और मजदूरों को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। राहुल ने कहा कि यह सरकार सनतकारों की सरकार है। राहुल गांधी विदर्भ इलाके के अमरावती में 12 किलोमीटर लंबी किसान पदयात्रा पर निकले हुए थे। राहुल चंदूर रेलवे तहसील के राजनाथ गांव भी पहुंचे और वहां किसान के घर खाना भी खाया। इसके बाद राहुल गांधी ने जमीन पर बैठकर किसानों के मसाइल सुने। बाद में मीडिया से बात करते हुए राहुल ने कहा कि किसानों की बातें बेहद परेशान करने वाली हैं। अमरावती के किसानों से मुलाकात के बाद राहुल ने किसानों का कर्ज माफ करने की मांग भी की और किसानों के अनाज को बेहतर कीमत दिए जाने का मुतालबा भी किया। राहुल गांधी ने अमरावती में खुदकुशी करने वाले नीलेश बल्की और अंबादास वाहिले के कुंबे से भी मुलाकात की। जब किसी को दुख होता है, मुश्किल होती है, कष्ट होता है, तो सरकार का रोल उनका हाथ पकड़ने का, उनको कंफर्ट करने का होता है। यहां किसान को लग रहा है और मजदूर को लग रहा है कि सरकार ने उसको बिल्कुल छोड़ दिया। 3 चीजें हैं। सबसे बड़ी इशू कर्ज की है। जहां भी हम गए किसानों ने कहा कि कर्ज माफी होनी चाहिए। यहां पे हम अभी इस घर में गए, जो भी सुसाइड कर रहे हैं कर्ज के बोझ के कारण से कर रहे हैं। दूसरी बात, जो कंप्लेंट पंजाब में थी, जो कंप्लेंट बाकी देश में है कि एमएसपी नहीं मिल रही और एमएसपी को बढ़ाया नहीं गया, यह भी बहुत बड़ा मुद्दा है। बोनस की बात उठी है, पहले बोनस मिलता था, अब बोनस नहीं मिल रहा है। जनरली फीलिंग यह है कि जिस प्रकार से मदद मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही। नाज़रीन, आपने रिपोर्ट देखी। जाहिर सी बात है, जिस तरह से राहुल गांधी छुट्टियों के बाद लौटे हैं और उसके बाद ताबड़तोड़ एक के बाद एक हमले कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, मरकजी सरकार के ऊपर, उससे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कॉर्नर होती हुई दिख रही है। हमारे साथ बीजेपी के लीडर विजय कुमार जौली साहब मौजूद हैं। जौली साहब के पास चलते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि एकाएक ऐसा क्या हुआ कि रिसर्जेंट राहुल आपके ऊपर भारी पड़ता हुआ दिख रहा है। जौली साहब। देखिए, 10 महीने और 10 महीने पूर्व जी जिस कांग्रेस पार्टी ने देश के ऊपर 10 वर्षों तक राज्य किया था, उस भूमि अधिग्रहण बिल के सूत्रधार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश साहब थे। और उस बिल में कुछ बिंदुओं को जो बदलाव के नाते नरेंद्र मोदी सरकार ने भूमि अधिग्रहण बिल 2015 को अध्यादेश के द्वारा पारित किया। अब वो तीखा होने के लिए देश के किसानों, देश के भूमिहरों, देश के नौजवानों, देश के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के सूत्रधार करने के लिए, उसको टीथ देने के लिए संसद में वाद विवाद का विषय बना हुआ है। कांग्रेस पार्टी के शासन में भूमि अधिग्रहण बिल को लाया गया, लेकिन इस बिल को किसानों के और भूमिहीन लोगों के हित में रखने के लिए जिन प्रावधानों का और जिन बिंदुओं का इसके अंदर निराकरण और जिनको सम्मिलित कर नरेंद्र मोदी सरकार ने इसको पारित करने का निश्चय किया है, उसके ऊपर कांग्रेस पार्टी और उसके अन्य सहयोगी दल राजनीति और राजनीति के अलावा और कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन जौली साहब,
जो आपने अमेंडमेंट की बात की है, जो बिल आप लोग लेके आए हैं, उसमें जिस तरह के प्रावधान है, प्रोविजंस आप लोगों ने रखे हैं, वो कहीं ना कहीं प्रथम दृष्टया जिसको हम लोग कहते हैं प्राइमा फेसी, वो कहीं ना कहीं फार्मर फ्रेंडली तो बिल्कुल नहीं लगता है, बिजनेस फ्रेंडली लगता है। क्या कहिएगा? के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने ये जो भूमि अधिग्रहण बिल 2015 और उसके प्रावधानों को देश के सामने लाया है, उससे गुमराह करने के लिए, वोट की राजनीति करने के लिए और केवल राजनीति के नाते लोगों को गुमराह करने की चेष्टा कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी कर रहे हैं। चलिए मान लेते हैं आपकी बात, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से राहुल गांधी ये बात कर रहे हैं, वो आप लोग कॉर्नर्ड हो गए हैं, आपके पास जवाब नहीं है। और बहुत अच्छी बात अगर देखी जा रही है, जो मजा आ रहा है लोगों को भी देखने में सुनने में, कि राहुल गांधी भी अब वन लाइनर के चैंपियन हो गए हैं। कभी सूट बूट की सरकार कहते हैं, कभी प्रधानमंत्री के ऊपर टीका टिप्पणी करते हैं। जो चीज आप लोगों की मजबूती मानी जाती थी, मोदी जी बहुत वन लाइनर बोलते थे, वो अब राहुल गांधी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको आप ही की जबान में वो जवाब दे रहे हैं। क्या कहिएगा? मेरा ये मानना है कि इस लोकतंत्र के अंदर शासन और विपक्ष दोनों की बराबर की भूमिका होती है। हमने 10 महीने पूर्व कांग्रेस की 10 साल की सत्ता वाले शासन तंत्र को जड़ से उखेड़ने का प्रण करते हुए जनता का 2/3 बहुमत लेकर हम सत्ता में आए हैं। हम 5 वर्षों के लिए सत्ता में आए हैं। जिन पॉलिसीज को, जिन योजनाओं को नरेंद्र मोदी जी चाहे देश की धरती के ऊपर अथवा विदेशों में जाकर जो भारत और भारतीयों का माथा ऊंचा कर रहे हैं, भारत के इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स को एक नई संज्ञा देने के लिए जो आत्महत्या किसान कर रहे हैं, उनकी भूमि के एवाज में जो अधिकृत भूमि की जाएगी, 4 गुना उसका मुआवजा देने की अगर घोषणा और प्रावधान किसी ने किया है, तो किसानों के हित में, देश के हित में नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार ने किया है। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी और उसके विशेष वरिष्ठ नेतृत्व को, जो संसद में हमारा प्रतिनिधित्व कर रहा है, देश के हित में, देश के विकास में, किसानों के हित में, भूमिहरों के हित में जो भी उन्होंने कदम उठाए, हम उनकी सरासर प्रशंसा करते हैं, उनको बधाई देते हैं। चलिए आपने अपनी बात कही कि जितनी भी चीजें कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, वो कहीं ना कहीं किसानों के हित में है, देश के विकास में है, पूरे तरह से सर्वांगीण विकास की जो बात करते हैं, ओवरऑल ग्रोथ की बात करते हैं, उसका खाका खींच रहे थे विजय जौली साहब। लेकिन हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के तर्जुमान शहजाद पूनावाला साहब। उनसे जानने की कोशिश करते हैं, जिस तरह का दावा कर रहे हैं उनसे आप इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, हमारा सवाल सिर्फ इतना है, और राहुल जी केवल इतनी बात कह रहे हैं जी कि प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, देश के काम से जाते हैं। नेपाल में भी आजकल हम लोग रिलीफ एफर्ट चला रहे हैं, पर इस देश का 65% जो रिलीफ मांग रहा है, और ये कैसे रिलीफ मांग रहा है आप सोचिए। महाराष्ट्र में 600 आत्महत्याएं हो चुकी है मात्र 3 महीने में, महाराष्ट्र की जब से बीजेपी की सरकार बनी है। आप विदर्भ का इलाका ले लीजिए, 80% सुसाइड इंक्रीज हो चुका है। वेस्टर्न यूपी जिसे प्रॉस्परस बेल्ट माना जाता था, वहां पे भी अप्रैल के पहले 4 दिनों में फैजल साहब मानिएगा 30 आत्महत्याएं हुई है। उस हालात में प्रधानमंत्री एक ऐसा कानून लाते हैं। अब विजय जौली जी कहते हैं कि ये कानून जो है किसानों के विरोधी था, इसको हमने इसलिए बदला। तो मैं पूछना चाहता हूं, जब सुषमा स्वराज, अरुण जेटली जी लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे, सुमित्रा महाजन सिलेक्ट कमेटी की चेयरपर्सन थी, और उन्होंने जो भी रिकमेंडेशन दिए थे और उनको मानते हुए हमने कानून लाया था, तो क्या ये किसान विरोधी अमेंडमेंट लाए थे? तब सुषमा जी खड़ी होकर पार्लियामेंट में छाती थपथपाते हुए कहती थी कि हमने इस कानून को और मजबूत किया है जी। और आज 1 साल में ऐसा क्या हो गया कि इस कानून को ढीला किया जा रहा है? और आपकी प्राथमिकताएं क्या है? आपकी प्राथमिकताएं हैं कि आप विदेश जाकर किसी से आप चॉपर खरीद रहे हो, प्लेन खरीद रहे हो, अमेरिका जाकर लंबे लंबे भाषण कर रहे हो, वहां से कुछ आप हासिल तो कर नहीं रहे हो, और यहां पे जहां किसान त्राही त्राही के लिए रो रहा है, वहां पे आप उसका दुख दर्द सुनने के लिए भी नहीं जा रहे। और आपके मंत्री कहते हैं कि ये लोग कायर है, उनको 2-2, 3-3 और 5-5 रुपए के चेक थमाए जाते हैं और कहा जाता है ये कॉम्पेंसेशन है आपका।
तो क्या आपको नहीं लगता कि ऐसी सरकार से जवाबदेही मांगने का हमें हक है? और इसको जब हम आवाज उठाते तो इसको राजनीति करार किया जाता है। तो अगर हम राजनीति कर रहे थे तो 10 साल से ये लोग क्या कर रहे थे? क्या ये आवाज नहीं उठाते थे जनता की? तो हम लोग केवल जनता की आवाज उठा रहे हैं। और मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, जनता की आवाज तो आप लोग उठा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग भी सियासत कर रहे हैं। आप लोगों को भी एक बैठे बैठाए एक मुद्दा तो क्या है, मेरे भाई पॉलिटिक्स की बात है, आप कीजिएगा। फैसल मियां संजीदा नहीं, ये एक बात आप बताइए शहजाद कि आपने इतनी सारी चीजें बताई कि ये सारा कुछ हुआ है, लेकिन महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में इससे पहले भी खुदकुशी हुई है, उससे पहले भी आत्महत्या हुई है, विदर्भ में भी हुई है, पूरे हिंदुस्तान में किसानों की आत्महत्या हुई है। लेकिन आज ऐसा क्या नया हो गया है कि इस पे ज्यादा हाय तौबा हो रही है, ज्यादा तमाशा हो रहा है, इसलिए कि किसानों को लेकर के या पूरे हिंदुस्तान को लेकर के बीजेपी ने यह दावा किया था कि अच्छे दिन आने वाले हैं। वो अच्छे दिन नहीं आए, बुरे दिन आ गए। मैं आपको 3 फर्क दिखाता हूं। हमारे समय में 4.5% ग्रोथ रेट थी एग्रीकल्चर की, आज वो आके 1% पे हो गई है। एमएसपी में हम लोगों ने सालाना इंक्रीज करते थे, आज एमएसपी में कोई इंक्रीज नहीं हुई है पिछले 11 महीने से। जब तक राहुल जी पंजाब नहीं गए ट्रेन लेकर, तब तक उन्होंने वहां से गेहूं और बाकी का जो अनाज और वेजिटेबल्स है उठाया नहीं स्टेट की सरकारों ने। और उसके अलावा आज जो कॉम्पनसेशन का मामला है, क्योंकि ओलावृष्टि के कारण सारी फसलें बर्बाद हो चुकी है, उसका आज तक मुआयना भी नहीं हो पाया कि कितने हेक्टेयर जमीनों पे नुकसान हुआ है। आज तक तो यूपी में, मध्य प्रदेश में, आप ये कहना चाह रहे हैं शहजाद कि आपकी सरकार जेन्युइनली कहीं ना कहीं कंसर्न है आपसे फार्मर्स को लेकर? साहब, मैं आपसे एक चीज अग्री करता हूं। हम सियासत कर रहे हैं, अरे हम लोग तो सियासी पार्टी, हम थोड़ी ना एनजीओ है। हम तो प्रधानमंत्री से कह रहे कि बेहतर होता कि आप विदेश दौरा छोड़िए, मन की बात छोड़िए, राहुल जी के साथ ट्रेन में बैठते। पर प्रधानमंत्री जब मेट्रो में बैठते तो पूरी मेट्रो की कैबिन को खाली कराते, या तो अडानी जी के जेट में जाते हैं। वो कभी शिरकत नहीं करते किसानों की तरफ। तो हम तो कह रहे हैं कि इनके साथ चलिए पदयात्रा पे, मन की बात छोड़िए, काम की बात करिए। हमारे साथ पंकज वोरा साहब है। पंकज साहब, आपने कांग्रेस का भी जो स्टैंड है वो भी सुना, और जो उनका कहना है, उनका जो दावा है बीजेपी का, वो भी आपने सुना। लेकिन एक चीज बिल्कुल क्लियर दिख रही है, कहीं ना कहीं पूरे तौर पर राहुल गांधी जब से आए हैं, छुट्टियों के बाद आए हैं, सबैटिकल के बाद आए हैं, तो ये लग रहा है कि वो एक नई एनर्जी के साथ हैं। क्या आप इसको ऐसा देख रहे हैं कि एक नई एनर्जी के साथ आए हैं? कुछ जो हम लोग कहते हैं उर्दू में कि एहतिसाब करके आए हैं, इंट्रोस्पेक्शन करके आए हैं, तो ज्यादा स्ट्रांग हो गए हैं, या उनको एक ऐसा मुद्दा मिल गया है जिसको लेकर के वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर चढ़ दौड़े? देखिए, इस वक्त जो 56 दिन के बाद राहुल गांधी आए हैं, ऐसा लगता है कि एक दृढ़ता के साथ और एक नया उत्साह लेकर वो जो है राजनीति में दोबारा कूदे हैं। उनको मालूम है कि ये कांग्रेस पार्टी जो है 44 के नंबर पे पहुंच चुकी है। इससे बुरी हार और इससे बुरी शिकस्त इतिहास में कभी नहीं हुई थी। उनको मालूम है कि उनके ऊपर भी लोग जो है कि हर तरह के मजाक उड़ाते हैं। उनको अब जो है कि जो 56 दिन के बाद आए हैं, तो वो जो है उन्होंने ये देखा है कि ये जो है एक मौका मिला है उनको कि अपने आप को रिसरेक्ट करने का, अपनी पार्टी को रिसरेक्ट करने का। और उसपे जो है ये किसान का मुद्दा जो है बिल्कुल ठीक टाइम पे पड़ा हुआ है, हाथ लग गया है, उनके हाथ लग गया है। उन्होंने, लगता है मेरे को, जो मेरा अपनी रीडिंग है कि 56 दिन के दौरान उन्होंने जो है कि जो पिछले साल जब मोदी जी जब अपना उन्होंने प्रचार किया था, कैंपेन की थी, और अपनी 56 इंच की छाती को ठोककर जो वादे किए थे, 56 इंच की छाती पे 56 दिन का जो छुट्टी है कदी है पीरियड, वो भारी पड़ रहा है। तो उसको जो है उसको अच्छी तरह से स्टडी करके आए हैं, और उनकी जो कमी पेशियां जो थी, जो वादे किए थे कि ज्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी, करप्शन खत्म की जाएगी, और जो है कि नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर ज्यादा कदम उठाए जाएंगे, उनके जो लूप होल्स हैं उनको एक तरह से उनके बारे में अध्ययन करके आए हैं। और ये जो किसानों का आया है, तो उनको इस चीज का फायदा उठा रहे हैं कि बीजेपी जो है अभी तक मोदी जी के कारण जो है पिछली बार 283 सीट पे कामयाब हुई थी, लेकिन उससे पहले बीजेपी जो है एक तरह से शहरी पार्टी रही है, और जो है बीजेपी का ज्यादा रूरल एरियाज के साथ ज्यादा वो रहा नहीं। तो जो राहुल गांधी इस चीज का फायदा उठा रहे हैं, और उनका जो मेन पर्पस लग रहा है कि बीजेपी को किस तरह से कमजोर किया जाए, गांवों में घेरा जाए, और अपनी कमजोर कैसे किया जाए। उनको ये नहीं, उनका इस वक्त टॉप प्रायोरिटी मेरे को नहीं लग रहा कि अगला इलेक्शन बिहार का जीतना है या यूपी का जीतना है। उनका है कि बीजेपी को 2019 से पहले जितना कमजोर कर सकते हो करो, चाहे वो रीजनल पार्टीज को बल देकर हो, और चाहे कोई भी मुद्दा उठाकर हो, कि 2019 का जब चुनाव हो, तो जब कांग्रेस और बीजेपी का मुकाबला हो, तो कांग्रेस जो है कि बेटर प्लेस्ड हो, जो कि
पिछले साल। यानी आप ये कह रहे हैं पंकज जी कि ये शॉर्ट टर्म गोल नहीं है राहुल गांधी का बीजेपी को के ऊपर अटैक करने का। उनके सामने जो है वो कहीं ना कहीं 2019 का इलेक्शन है और उससे पहले इस तरह की चीजों को करके राहुल गांधी कहीं ना कहीं बीजेपी की जड़ खोदने का काम कर रहे हैं, ऐसा लगता है। और जो किसानों का इशू है, इस देश की जो 60-65% पॉपुलेशन जो है वो रूरल बैकग्राउंड से आती है और उनका किसी ना किसी तरह से एग्रीकल्चर या एग्रेरियन इकोनॉमी के साथ नाता जुड़ा हुआ है। तो राहुल गांधी जो है उसका फायदा उठाकर जो है कि ये बीजेपी की सरकार को एम्बेरस करना चाह रहे हैं, बीजेपी की सरकार को एम्बेरस करना चाह रहे हैं। यहाँ पे वक्त हो गया ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो शहजाद पूनावाला के पास चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे जो एनालिसिस है पंकज वोहरा साहब का, उससे वो कितना हद तक इत्तेफाक रखते हैं या कोई और बात है जिसकी वजह से राहुल गांधी एकाएक इतनी एनर्जी के साथ, दुगनी ताकत के साथ एकाएक एक्टिव हो गए हैं। लेते हैं ब्रेक। बदलते हुए आलमी मंजरनामे और मुस्लिम दुनिया का मुकम्मल जायजा, मुल्क के सियासी उथल पुथल का गैर जानिबदाराना तज्जिया, रियासतों की सियासी व समाजी सरगर्मियों पर बहस, अदब का निगार खाना, मजहब और माहौलियात पर मालूमाती मज़ामीन, हर हफ्ते नए मौज़ूआत और नए रंग के साथ मुस्बत और तामीरी सहाफत का अलंबरदार उर्दू हफ्तरोजा आलमी सहारा, यानी समाज और सियासत का जामे जहानुमा। इंटरनेट पर भी कर सकते हैं इसका नजारा। लॉग ऑन करें www.alamisahara.com। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर खैर मकदम। हम बातचीत कर रहे हैं कि राहुल गांधी जब से छुट्टियों से लौटे हैं उनके हाथ में एक मुद्दा लग गया है, दो मुद्दे रादर लग गए हैं उनको, एक तो लैंड एक्विजिशन बिल और दूसरी किसानों की खुदकुशी। और इन दोनों मुद्दों को बहुत ही खूबसूरती से वेल थॉट आउट प्लान के तहत स्ट्रैटेजी बना करके राहुल गांधी और उनके जो भी मुशीर हैं, उनके जो भी एडवाइजर हैं, कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप काफी अच्छे से भारतीय जनता पार्टी को घेरने में कामयाब हो गई है। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट पंकज वोहरा साहब हैं, वो कह रहे हैं कि ये इसको आप शॉर्ट टर्म गोल नहीं समझिए कांग्रेस का, ये कहीं ना कहीं राहुल गांधी इससे ये बताना चाह रहे हैं कि 2019 का जो इलेक्शन होगा वो बीजेपी के लिए बहुत कठिन होगा और उससे पहले वो इस तरह की चीजों को करके बीजेपी को कहीं ना कहीं एक्सपोज करेंगे। शहजाद, आपसे जानना चाहेंगे जो बात पंकज ने कही कि बीजेपी का हमेशा से एक वीक पॉइंट रहा है कि वो सिटी और टाउन बेस्ड पार्टी ज्यादा लगती रही है, देखी गई है, और अभी भी जिस तरह की काम वो कर रहे हैं तो उससे वो फार्मर के खिलाफ, किसानों के खिलाफ लग रहे हैं। कहीं ना कहीं उनका जो कनेक्ट है वो फार्मर्स के साथ नहीं है, किसानों के साथ नहीं है और वो उसको पूरे तौर पे ठीक नहीं कर पा रहे हैं। तो इस कमजोरी का आप लोग फायदा उठा रहे हैं। मैं पंकज जी की बात से पूरी तरह से एग्री करता हूं। हम लोग एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बनाए हुए हैं। बाकी सब छोड़िए, राहुल जी जब पार्लियामेंट में उठे थे लैंड एक्विजिशन पे, तब उन्होंने ही बोला मोदी जी आप साइड बदल लो, आप कॉर्पोरेट की साइड छोड़कर किसानों की साइड आ जाओ, 65% वोट आपको मिल जाएगा। ये उनके भाषण में बाकायदा रिकॉर्डेड स्पीच है। तो हम तो मोदी जी को सलाह दे रहे हैं कि आपकी प्रायोरिटी क्यों चेंज हो गई। आप ये सही फरमा रहे हैं कि ये रूरल पार्टी नहीं है, ये अर्बन पार्टी है। हम जानते हैं कि अर्बन बेस अभी भी मोदी जी का स्ट्रांग है, तो इसीलिए राहुल जी ने नेट न्यूट्रलिटी वाला जो मुद्दा है, एक तरीके से नेट न्यूट्रलिटी, उस नेट की स्पेस उसी तरह खींच रही है जिस तरीके से जमीन खींचे जाने की एक कोशिश कर रही है सरकार, नेट की स्पेस को भी खींचने की कोशिश कर रही है। तो इसको भी पार्लियामेंट में उठाया राहुल जी ने। तो हम लोग ये केवल कह रहे हैं कि बीजेपी समझ गई है। आप देखिए, जब भी हम बीजेपी को कहते हैं या पार्लियामेंट में उठ के कि आपके प्रधानमंत्री, तो बोलते नहीं आप के मत बोलिए, देश के बोलिए। तो हाथ धोने की स्थिति में आजकल ही विजय जॉली जी महसूस कर रहे हैं, बोल रहे कि देश का प्रधानमंत्री कहिए, हमारा प्रधानमंत्री मत कहिए। ये उनकी हालत हो चुकी है। ये उनकी हालत हो गई। आम आदमी पार्टी के लीडर प्रबल प्रताप सिंह जी भी फोन के साथ लाइन से जुड़े हुए हैं। प्रबल जी के पास चलते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि वो कैसे देखते हैं कि प्रबल प्रताप शाही जी कैसे देखते हैं राहुल गांधी का जो अभी जो हालिया जो अटैक है भारतीय जनता पार्टी पे और हालिया जो उनका दौरा है, चाहे वो विदर्भ का हो चाहे वो पंजाब का हो, उसको किस तरह से देखते हैं? कांग्रेस के रिवाइवल के तौर पे देखते हैं या सिर्फ एक पॉलिटिकल गिमिक के तौर पे देखते हैं? प्रबल प्रताप शाही जी, देखिए जो इनका दौरा है अभी किसानों को लेकर, ये जो टूरिज्म चल रहा है, चाहे इनका हो चाहे भारतीय जनता पार्टी का, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी बस किसानों को केंद्र में रखकर राजनीति कर रही है और कुछ नहीं कर रही।
बेमौसम बरसात में जितने परेशानियां हुई हैं किसानों को जी, आम आदमी पार्टी की एक सरकार है जिसने 20,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा, 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा दिया जी, और ये बाकी पार्टियां तो नहीं कर पा रही। ऐसा क्यों? इनकी सरकारें हैं, केंद्र में है और राज्यों में है, चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। इन लोगों के केंद्र बिंदु में किसान है ही नहीं। आपके केंद्र बिंदु में ऐसे है किसान की जब वो आत्महत्या आपके मुख्यमंत्री की आंखों के सामने करता है तो मुख्यमंत्री भाषणबाजी करते हैं। आप हमारे नेता जब जाते हैं किसानों से मिलने, आप उसको टूरिज्म करार देते हो, तो आपके मुख्यमंत्री के बर्ताव को आप क्या करार दोगे? कि आप में इतनी भी इंसानियत नहीं है कि आप एक पॉलिटिकल रैली को रद्द कर दे कि एक किसान आपके सामने आत्महत्या कर रहा है। जो आपकी जो राजनीति है, जो ड्रामेबाजी की राजनीति है, आज आपके लॉ मिनिस्टर ने फेक डिग्री पाकर एक लॉ मिनिस्टर के पोस्ट पे बैठा है, आप उसको हटाते नहीं है, आप दूसरों को कहते हैं ड्रामेबाजी वाली पार्टी। आपने क्या किया है? हम लोगों को क्या करना है क्या नहीं करना, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के। तो आप क्या कर रहे हैं बताइए हमें जरा। आप कितने किसानों से मिले? 3.5 लाख से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के राज्य। और आपके आंखों के सामने किया, आपने कुछ नहीं किया। आप लोग के 15 साल के राज में। लेकिन प्रबल जी ये बात तो आपसे पूछी जाएगी ना कि आपकी रैली में किसान खुदकुशी करता है, चूंकि आपने ये राग छेड़ा है तो आपको जवाब तो देना पड़ेगा कि आपकी रैली में इतना बड़ा हादसा हो गया, आपके मुख्यमंत्री माफी जरूर मांग रहे हैं, तो फिर किस मुंह से आप इस बात को कह रहे हैं कि कांग्रेस के राज में और भारतीय जनता पार्टी के राज में ऐसा होता है? आपकी आंखों के सामने इतनी बड़ी चीज हुई है। प्रबल जी आप लोगों को क्या चीज समझ है? आप लोगों को क्या समझ है किसानों के बारे में? नहीं सही, सारी समझ आपको है, सारी समझ आपको, इसलिए आप किसान को पेड़ पे चढ़वा के खुदकुशी करवाते हैं। क्या बात कर रहे हैं आप प्रबल जी? क्या करते हैं आप लोग किसानों के लिए, बताइए ना हमें। चला आपसे बोल रहे हैं। हम लोगों ने कर्जा माफी की, 70,000 करोड़ का कर्जा माफी किया। आप सुन लीजिए ना, कोई राज्य सरकार सुन तो लीजिए, पार्टी और कांग्रेस की आप सुन लीजिए। बनाया था हमने, अरे करिए ना लागू। आप सुनिए तो, सबसे ज्यादा मुआवजा। ये अभी बोलेंगे, सुनेंगे नहीं तो कैसे होगा? सुनने का धैर्य रखिए, सुनने का धैर्य रखिए। इस देश में अगर हरित क्रांति किसी ने लाई, इंदिरा गांधी ने लाई। अगर इस देश में अमीरों से जमीन लेकर, अगर उसको जमींदारों से लेकर दूसरों को देने का काम किया, नेहरू जी की सरकार ने किया। 4% ग्रोथ रेट को आज 1% मोदी जी की सरकार ने किया। हमने तो कर्जा माफी दी 70,000 करोड़ की, हमने मनरेगा शुरू किया, हमने ईस्ट कोस्ट पे रेवोल्यूशन हो, ग्रीन रेवोल्यूशन हो, उसके लिए हम लोगों ने स्कीमें शुरू की। हम लोगों ने किसानों को मुफ्त बिजली, मुफ्त इरिगेशन का काम किया। हमने एमएसपी 10 गुना बढ़ाया। आपकी सरकार ने या आप लोगों ने क्या किया? आपने तो एक गजेंद्र सिंह की हत्या हुई जो आपके सामने, उसमें आप लोग शरीक रहे और पार्टी का एक रैली भी नहीं छोड़ पाए। और आप हमें बताते हो कितनी बार गए अरविंद केजरीवाल मिलने किसी किसान से? क्या अरविंद केजरीवाल गए गजेंद्र सिंह के घर पे? आप लोगों ने किसान को उस हालात पे पहुंचा दिए कि किसान किसानी छोड़ रहा है, किसान किसानी छोड़ रहा है, उस हालात पे आप लोगों ने पहुंचा दिया है। और आप क्या कर रहे हो? आप कौन सा सोल्यूशन लेकर आए हो? किसानों के हाथों से छीन के बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों को भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने दिया। क्या आप लोग बात करेंगे भाई? ठीक है, आप हमारे दोस्तों के अलावा आपने क्या किया वो बताइए एक बार जरा। हम तो बता रहे हैं कि 20,000 अभी 1.5-2 महीने की सरकार है हमारे ही शासनकाल में। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने 20,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से तुरंत मुआवजा दिया। कितने किसानों को दिया और कौन सी फसल के लिए दिया जरा बताइए। बिना कोई जमीन नहीं लेंगे। दिल्ली में कौन सी फसल ऐसी उगती है जिसके लिए आपने मुआवजा दिया, मुझे बताइए तो। और उधर जाके देखिए ना किसान है कि नहीं। ये प्रोपेगेंडा और झूठ की बातें मत कीजिए। प्रबल जी आपने अपनी बात कही। हमारे साथ बीजेपी के लीडर विजय जौली जी मौजूद हैं। जौली जी के पास चलते हैं और उनसे बात करते हैं। जौली साहब, आपने आम आदमी पार्टी के लीडर की बात सुनी। उसने दोनों को, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों को कटघरे में खड़ा किया और कहा कि आप दोनों की वजह से ही, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की नीतियों की वजह से ही किसान आज आत्महत्या कर रहा है। क्या कहिएगा जौली साहब? देखिए, मैं बड़ी रुचि के साथ और बड़े इंटरेस्ट के साथ इस पूरी बहस को सुन रहा था। कांग्रेस के प्रवक्ता ने कही जी, लेकिन मैं उनको ये जरूर विनम्रता से ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इतनी अच्छी बातें करने के बाद, इतनी प्रभावी योजनाएं लाने के बाद जी, कांग्रेस पार्टी 50 से भी कम सीटों के आंकड़े पर 10 महीने पूर्व केंद्र के संसद के चुनावों में सिमट कर रह गई। कांग्रेस पार्टी को अपनी नीति और नीतियों के बारे में अवलोकन करने की आवश्यकता है।
और जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, जो पार्टी आज से कुछ महीने पूर्व कांग्रेस के साथ साठगांठ कर दिल्ली में सरकार बनाई, 59 दिनों के बाद सरकार को छोड़ा और ये तो अभी स्ट्रिंग ऑपरेशंस में सामने आया है कि अरविंद केजरीवाल जी दोबारा से कांग्रेस का समर्थन लेकर दिल्ली में दोबारा से मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। हाँ, ये जरूर है, दिल्ली की जनता ने जो आम आदमी पार्टी को अपना मत दिया है, अपना समर्थन दिया है, हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उसका स्वागत करते हैं, लेकिन झूठ के आधार के ऊपर राजनीति। लेकिन ये भी तो बताइए विजय जॉली साहब कि आपके 11 महीने के शासन के बाद भी, जब दिल्ली में आपकी सरकार आ गई थी, उसके बाद भी बीजेपी इस बुरी तरह से हारी है। तो आपसे मैं ये सवाल करना चाह रहा हूं कि अभी 1 साल पूरा होने वाला है नरेंद्र मोदी का, 1 साल में ही इस तरह की हालत हो गई है कि दिल्ली के इलेक्शन में आप 70 में से 67 सीट हार रहे हैं, 3 सीटों पर सिमट गए हैं, तो आगे क्या बचा है बीजेपी के लिए? आपने मुझसे पूछा है? जी जॉली साहब, आपसे पूछा। 1 साल भी नहीं हुआ है मोदी को और उसके बावजूद ये हालत हो गई। कभी कोई जीतता है और कोई हारता है, तो ये बात भी आपके साथ भी लागू होती है, कांग्रेस भी उसी तरह हारी है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन की कमियां थी, उनके नाते हम दिल्ली की जनता का विश्वास नहीं जीत सके, हमें उसके ऊपर मलाल है। लेकिन दिल्ली का वर्डिक्ट केंद्र की सरकार का वर्डिक्ट नहीं था। केंद्र की सरकार का वर्डिक्ट 5 साल तक 2014-26 मई के चुनावों में देश की जनता ने और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 5 सालों के लिए तय कर। जॉली जी, दिल्ली के चुनावों में जॉली जी, आपको नारा याद है, चलो चले मोदी जी के साथ? ये नारा था, ये दिल्ली के चुनाव का नारा था, चलो चले मोदी जी के साथ, मेरे घर के आगे लड़ा था। तो एनीवेज, हम तो ये कह रहे हैं कि आप चुनाव हारे, 3 पे सिमट गए, हम चुनाव हारे, हम 44 पे सिमट गए। पर हारना कोई लोकतंत्र में बुरी बात नहीं है, हार के सीखना, इसी को लोकतंत्र का एक तकाजा माना जाता है। हमारे नेता आज किसानों के साथ है, आपके नेता 10 लाख का सूट पहन के उन्हीं लोगों के साथ घूम फिर रहे हैं, उनके चौपर में, उनके हवाई जहाज में, और अभी भी इन लोगों को इग्नोर कर रहे हैं। तो हम तो कह रहे हैं कि आप जाग जाइए, वरना आपकी वही हालत होगी जो दिल्ली में हालत हुई है। पार्टी लाई, आपने कहा इंडस्ट्रियल पॉलिसी कांग्रेस पार्टी लाई, आपने कहा भूमि अधिग्रहण बिल कांग्रेस पार्टी लाई, फिर लोगों ने कांग्रेस पार्टी को क्यों त्यागा? क्योंकि आपकी झूठ की राजनीति चल रही थी। आत्मरोधन करना पड़ेगा। ये तो कह रहे हैं कि प्रोपेगेंडा के शिकार हो गए। आपके प्रोपेगेंडा के हम शिकार हुए, हम मानते हैं। मोदी जी किसानों के हित में, मोदी जी इंडस्ट्रियल पॉलिसी के हित में, मोदी जी नौजवानों के लिए नए रोजगार के साधन उपलब्ध कराने के लिए देश के अंदर भी और देश के बाहर जाकर भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को। चलिए विजय जॉली, आप अपने किसानों के पास क्यों नहीं जा रहे? विदेश के अंदर भारत का। जॉली जी ये बताइए, किसानों से कब मिलेंगे मोदी जी? आपके प्रधानमंत्री 10 साल तक करे। विजय जॉली साहब, शहजाद ये पूछना चाह रहे हैं कि कब जाएंगे किसानों के बीच में? 11% किया? बिल्कुल नहीं किया। विदेशों की सरकारों का, विदेशों के लोगों का, भारतीय लोगों का कांग्रेस के समय में भारत की अस्मिता के अंदर, भारत के विकास के अंदर विश्वास नवीनता के लेवल के ऊपर आ गया, और इसका जवाब दे कांग्रेस के। चलिए आपने अपनी बात की। पंकज, जिस तरह की बात कह रहे हैं विजय जॉली, वो कहीं ना कहीं मुद्दों को इधर उधर ले जा रहे हैं, लेकिन एक सवाल बिल्कुल सामने खड़ा है, भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना होगा कि 1 साल पूरा होने वाला है नरेंद्र मोदी का। जाहिर सी बात है, 1 साल का जो रिपोर्ट कार्ड आप देखिएगा, उसमें क्या उनकी उपलब्धि दिखती है, क्या उनके अचीवमेंट दिखते हैं। इसलिए कि अगर आप दूसरी तरफ देखें तो इसी 1 साल में वो दिल्ली जैसे जो हिंदुस्तान का दिल है, वहां इतनी बुरी तरह से उनकी हार हुई है, और पॉपुलैरिटी ग्राफ की भी बात करें, वो भी कहीं ना कहीं नीचे आ रहा है। तो क्या ये एक हवा का बुलबुला साबित हो रहा है? नहीं, देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो मोदी वेव जो थी, जो 2014 के इलेक्शन में पिछले साल मई में बिल्कुल जेनिथ पे थी, जब पीक में थी, वो अब जो है थोड़ी कम होती नजर आ रही है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण था दिल्ली का इलेक्शन, जिसमें बीजेपी को बहुत कड़ी हार मिली। उसमें कांग्रेस तो हारी ही हारी, लेकिन बीजेपी भी जो है 32 से 3 सीटों पे रह गई। और जो है कि और उसने ये भी स्पष्ट कर दिया कि जो मोदी वेव थी वो अब इतनी नहीं रही जितनी 1 साल पहले थी। अब मोदी जी जो है वो प्रधानमंत्री बने हैं, उनसे लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, उन्होंने बहुत सारे वादे किए हैं, और जो है
अब तो लोगों के जो सपने हैं वो टूट रहे हैं। लोग बात करने लगे हैं कि इन्होंने सिर्फ नारेबाजी भाषणबाजी की, किया कुछ नहीं। यही तो मैं कह रहा हूं कि उनसे बहुत लोगों की उम्मीदें हैं, उनसे बहुत कुछ वो है, लेकिन क्योंकि बहुत सारे वादे जो खास करके जैसे कितनी जॉब्स क्रिएट करनी है ये इन्होंने ऐलान किया था, करप्शन को कम करना है, कुछ भी मापदंड जो इनके ही सेट किए हुए जो मापदंड थे, जो एजेंडा था, वो उसको ये पूरा नहीं कर पाए, तो लोगों की डिसइल्यूजनमेंट जो है थोड़ी शुरू हो गई है। इसमें दो राय नहीं है कि 5 साल है कि 1 साल में इतना ज्यादा डिसइल्यूजनमेंट अगर बढ़ रही है तो क्या 5 साल आते आते लोग बहुत ज्यादा इनसे बेजार नहीं हो जाएंगे, बहुत ज्यादा इनसे टूट नहीं जाएंगे? देखिए, अभी इनके पास समय है कि 4 साल और है, अगर ये अपने आप को संभाल लें और जो लोगों को वादे किए थे उनको पूरा करना शुरू करें तो हो सकता है कि ये दोबारा से अपने आप को उसी संभाल लें जो इरोजन हो रहा है इरोजन। लेकिन जो है कि इस वक्त जिस तरह चल रहा है कि 4 साल और है, उसमें दो राय नहीं है, पूरा 5 साल का टेन्योर है, लेकिन आगे करना जो है उसका ये डिक्लाइन जो है ग्रेजुअल होगा और 2019 के आते आते तक फिर खुद सामने आ जाएगा। इसको अभी बीजेपी को इसको वेकअप कॉल देखना चाहिए। 1 साल का जो उनका पूरा कार्यकाल रहा है उसको एक तरह से प्रॉपर अध्ययन करना चाहिए, इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए और इस पे चर्चा करना चाहिए कि कहां पे उनकी गलतियां हुई है, कहां पे फोकस उनका हटा है, और उसको अगर अपने आप को दोबारा से रेल्स पे लाकर अपना जो एजेंडा है उसको। आपसे एक सवाल करना चाहूंगा पंकज वोरा जी। विजय जॉली ने कहा कि हम लोग दिल्ली में इसलिए हार गए कि कुछ कमियां रह गई, कुछ हमारा जो संगठन था उसमें कुछ खामियां थी, कमियां थी, इसलिए हम हार गए। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है तो ये लगने लगा है लोगों को, जनरल परसेप्शन एक इमर्ज कर रहा है, वो ये कि कहीं ना कहीं इनके संरचना जो है उसमें प्रॉब्लम नहीं है, इनकी नीतियों में प्रॉब्लम है। इनके जो फिलॉसफी है, इनकी जो सोच है वो कहीं ना कहीं अर्बन सेंट्रिक ज्यादा है। और आप देखिए, एक अर्बन सेंट्रिक होती है बात चीजें और दूसरी कहीं ना कहीं बिजनेस सेंट्रिक है। जो शहजाद कह रहे थे कि नेट न्यूट्रलिटी की बात करें, एक तरफ किसानों से जमीन छीनी जा रही है, दूसरी तरफ हिंदुस्तान की इतनी बड़ी आबादी जो शहरों में रहती है, जो युवा वर्ग है, उनसे नेट का जो स्पेस है वो भी छीना जा रहा है। तो क्या लगता है कि ये कहीं ना कहीं बिजनेस फ्रेंडली ज्यादा होते जा रहे हैं? बीजेपी इस परसेप्शन से जूझ रही है कि उनका जैसे बजट प्रेजेंट हुआ या उनकी जो नीतियां हैं कॉर्पोरेट फ्रेंडली, बिजनेस फ्रेंडली है। इस तरह की परसेप्शन के साथ जो है बीजेपी गरीब आदमी को अपने साथ नहीं ले सकती। इसलिए गरीब आदमी को जब तक बीजेपी उन तक नहीं पहुंचती और इस तरह की नीतियां नहीं बनाती कि गरीब आदमी तक, किसान तक और जो पिछड़े वर्ग है उन तक नहीं पहुंचेगी, तो बीजेपी को आगे चलकर बहुत मुश्किल आने वाली है। और जो बीजेपी ने वादा किया था अच्छे दिन आएंगे, किसी को भी किसी को नजर नहीं आ रहे। अगर अच्छे दिन आए हैं तो जिनके लिए आए हैं उनके लिए। जी, आपके मित्र हैं विजय जॉली, आप उनको क्या कहिएगा कि अभी भी समय है कि वो कम से कम ये जो अर्बन सेंट्रिक और ये जो कॉर्पोरेट के साथ इनका जो जुड़ाव है उसके ऊपर काम कम करके कहीं ना कहीं गांव की ओर जाएं? नहीं, देखिए, विजय जॉली बहुत तजर्बेकार नेता हैं और विजय जॉली मेरे मित्र हैं और विजय जॉली सब समझते हैं। उनको मालूम है कि अगर कोई जो कोर्स करेक्शन का भी वक्त है, अगर जहां जहां पे नीतियां ठीक नहीं बैठी उनको ठीक किया जा सकता है और उस पर पार्टी को और गवर्नमेंट को बैठ के इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए और उसके बाद जो नॉन परफॉर्मिंग लोग हैं उनको हटाकर नए लोगों को लाना चाहिए। और अगर नहीं करेंगे नॉन परफॉर्मिंग एसेट भी बहुत हो गया। हाँ जी, तो उसमें जो है और कई डिसीजंस पेंडिंग है, 14 स्टेट्स में गवर्नर बनने बाकी हैं, बहुत सारी मिनिस्ट्रीज में वैकेंसीज खाली हैं कि सीबीएसई का कोई चेयरमैन नहीं है, CSIR का सेक्रेटरी कोई नहीं है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में प्रॉब्लम्स हैं। तो ये सब चीजें जो है अगर जितनी जल्दी डिसीजंस लिए जाएं और उनको अमल किया जाए तो अभी टाइम है। अब पर टाइम अगर निकल जाएगा तो कांग्रेस की जो हालत हुई थी, बीजेपी की भी वो हालत हो सकती है अगले चुनाव तक जाकर 2019। आप ये कह रहे हैं कि अगर ये वक्त पे ना संभले, 4 साल का टाइम इनके पास अभी भी है, तो इनकी हालत भी बुरी हो सकती है। शहजाद, जाहिर सी बात है 1 साल हुआ है अभी, हम लोग कुछ ऐसा नहीं लगता कि कुछ ज्यादा ही आप लोग दबाव बना रहे हैं? 1 साल की सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? 1 साल की सरकार तो जाहिर सी बात है कि नीतियां बनाते बनाते 1 साल निकल जाता है, अभी थोड़ा वक्त और देना चाहिए। आप लोग क्यों ये कह रहे हैं कि ये फॉर्मर्स फ्रेंडली नहीं है, क्यों कह रहे हैं कि यूथ फ्रेंडली नहीं है, क्यों कह रहे हैं कि इनके पास सिर्फ नारे हैं, इनके पास कोई कार्यक्रम, कोई मसौदा, कोई रोड मैप नहीं? देखिए, हम तो चाहते हैं कि विजय जॉली और बीजेपी के सारे तमाम नेता 2019 तक कहे कि ये हमारे प्रधानमंत्री है, ना कि केवल देश के प्रधानमंत्री है। ये 11 महीने में कह रहे हैं कि तो सही कह रहे हैं ना, देश के प्रधानमंत्री है। जब एक बार बीजेपी से चुनाव लड़ गया है, लेकिन प्रधानमंत्री तो देश के हैं। तो मैं वही पूछ रहा हूं कि आप लोगों को उनको अपनाने में या उनकी नीतियों को अपनाने में इतनी हिचकिचाहट क्यों हो रही है? मैं आपको जवाब देता हूं, इसका जवाब देता हूं। आप, पहली बात है किसान का मुद्दा,
आप वो लैंड ऑर्डिनेंस को हटा दीजिए, पहले चर्चा कीजिए और फिर उसको लाइए। हम तो वो केवल कह रहे हैं, चलिए वो छोड़ दीजिए। नेट न्यूट्रलिटी पे TRAI का जो पेपर है, जो टेलीकॉम कंपनियों के फेवर में, उसको खत्म कर दीजिए। आपके पास पावर है, क्यों नहीं कर रहे हो? TRAI के जो चीफ है वो ही वहां पे स्पेशल एडवाइजर, स्पेशल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर, वो भी छोड़ दीजिए। प्रधानमंत्री के जो विदेश दौरे जाते हैं, इतने अच्छी दोस्तियां की है उन्होंने बराक ओबामा से, तो बराक आपको सुनाते, आज उनकी रिपोर्ट आई है कि मोदी सरकार में अल्पसंख्यकों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं हो रहा। उनको कभी कहते हैं कि धार्मिक लाइनों पे डिवीजन नहीं होना चाहिए, कभी उनको कहीं और से संदेश आ रहा है। ये बातें हम तो कहां कह रहे हैं, ये तो सारे इनके ही लोग इनको कह रहे हैं और दिखा रहे हैं कि एक साल में क्या पाया क्या खोया, और इसका करारा जवाब दिल्ली ने इनको दे दिया। तो हम कह रहे हैं कि 5 साल आपकी सरकार चलेगी। हम लोगों की भी 60 साल जब चली तो हर 5 साल पे हमारे फैसले हुए और लोगों को पसंद आया काम, तभी हमें वोट नहीं पसंद आए तो हारे, और नहीं आया तो हम हार गए। तो हम तो आपको कह रहे हैं कि इसको ठीक कीजिए। विजय जौहली साहब, आपने कहा कि प्रधानमंत्री मुल्कों का दौरा कर रहे हैं, बहुत सारी मुल्क में जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं हिंदुस्तान का जो स्टेचर है, वो जो कमिटी ऑफ नेशंस है, उसमें कहीं ना कहीं बढ़ा है। लेकिन इसके बाद अगर हम देखें तो उसके बाद ये भी होता है कि एक रिपोर्ट आ जाती है अमेरिका से कि यहां पे फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है वो नहीं है। RSS और बीजेपी जैसी संस्थाओं पे, पार्टियों पे सवालिया निशान उठता है। और उसके बाद आपने जो बहुत हाइप बनाई थी, बहुत ज्यादा बात की थी कि चाइना से और जापान से इन्वेस्टमेंट आने वाला है, $35 बिलियन आने वाला था जापान से, क्या हुआ, कहां गया? ये ऐसा नहीं लगता है कि दूर का ढोल सुहावन, बहुत ज्यादा बात हो रही है लेकिन जमीन पे कुछ नहीं हो रहा है? जौहली साहब। देखिए, मैंने आपकी बात को भी और कांग्रेस के प्रवक्ता की बात को भी और अपने वरिष्ठ पत्रकार बंधु मित्र और सखा जी वोहरा जी की बात को भी बहुत ध्यान से सुना जी। सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के भी नेता है, हमारे भी नेता है, देश के प्रधानमंत्री भी हैं, और हम सबका विश्वास, कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों का और भारतीय जनता पार्टी का विश्वास देश के उस चुने हुए प्रधानमंत्री में है जिसको देश की जनता ने 5 साल के लिए चुना है। दूसरा बिंदु, किसानों ने भी चुना था ना, सरकार, किसानों ने भी चुना था, तो क्यों नहीं जाते उनसे मिलने? जनता पार्टी की सरकार, उसके पास कोई अलादीन का चिराग नहीं है कि 11 महीने में उस अलादीन के चिराग को घिसाया और रातों रात वो अलादीन का चिराग जो 10 साल के लंबे शासनकाल में किसानों की आत्महत्याएं, किसानों के पक्ष के अंदर भूमि अधिग्रहण बिल को लागू नहीं कर सकी, उस पूरे विषय वस्तु को पाक साफ करके 11 महीने में हम उनका हल ढूंढ निकाल पाएंगे। हमें 5 साल मिले हैं। मेरी सरकार किसानों के हित में है। मेरी सरकार ने जो US इंडिया न्यूक्लियर बिल, जिसको संसद में तो लेन देन के माध्यम से पारित कर दिया गया, उसको नए टीच देने के लिए, इंडो अमेरिकन फ्रेंडशिप को एक नया आयाम देने के लिए, और जो अमेरिका के अंदर औद्योगिक करार किया, न्यूक्लियर करार किया, राजनीतिक करार किया, डिप्लोमेटिक करार किया, और जो इस नई दोस्ती के आयाम के अंदर मोदी जी ने 11 जौहली जी, आपको शायद पता नहीं है, इंडिया और US के बीच मोदी जी के दौरे पर 0 मेमोरेंडम साइन हुए, और जहां तक इंडो US न्यूक्लियर करार का सवाल है, उसमें भी आपने यू टर्न करके लायबिलिटी क्लॉज को ढीला कर दिया, जो आप ही के नेता ने पहले उसको डाला था ऑपोजिशन में। तो पहले आप जो है तथ्यों पे टिके रहिए, तथ्यों को तोड़े मरोड़े नहीं, केवल प्रचार मत कीजिए, फैक्ट्स पे भी आइए कभी। और जहां तक इस देश की जनता का सवाल है, मैं आपसे सीधा पूछ रहा हूं, आप राहुल जी के साथ अगली पदयात्रा में शरीक होंगे किसानों से मिलने? आप चलेंगे तो राहुल जी के साथ जाइएगा, हम आपको न्योता दे रहे, जाइएगा। पैसा आपको दिखाई नहीं दे रहा। किसानों के पास जाने में आपको क्यों शर्मिंदगी महसूस हो रही है? निशान लगाने चाहिए। आपको लगता है अगर आज कोई भारत का प्रधानमंत्री विदेश में जाता है और कोई अनुबंध, अरे विदेश छोड़िए, किसानों के पास जाइए, अल्पसंख्यकों के पास जाइए, अपने लोगों के पास जाइए। देश की इकोनॉमी के हित के अंदर वो काम कर रहा है, जिसका आप वोट भी वहां से ही ले लेना।
अगले या वक्त हो गया ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। शहजाद, तो आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो सवाल आप बार बार उठा रहे हैं कि विदेश नहीं देश जाइए, देश के अंदर जाइए, किसानों के पास जाइए, उस पर भारतीय जनता पार्टी का कोई साफ जवाब नहीं आ रहा है। लेते हैं ब्रेक।